नमस्कार मित्रों। भारत को सनातन संस्कृति का देश कहा जाता है और विडंबना देखिए कि इसी देश के एक राज्य का एक सरकारी मंत्री सनातन उन्मूलन, सनातन को खत्म करने जैसे शीर्षक वाली गोष्ठी में न केवल भाग लेता है बल्कि मंच से सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे वायरस से करते हुए उसके उन्मूलन का आह्वान भी कर देता है। सोचिए, जिस धर्म ने हजारों वर्षों तक इस देश की आत्मा को संभाला हो, उसी धर्म को सार्वजनिक मंच से बीमारी बताकर मिटाने की बात की जाती है। लेकिन क्योंकि बोलने वाला एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन है, सत्ता का वो हिस्सा है, इसलिए वहां की पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इसी बयान से आहत होकर इससे असहमति जताते हुए अमित मालवीय, जो उस समय बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष थे, इस मंत्री के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं और सवाल उठा देते हैं कि क्या यह 80% हिंदुओं के खिलाफ जनसंहार या नरसंहार की भाषा नहीं है। और यहीं से इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ शुरू होता है। मित्रों, जिस मंत्री ने मंच से सनातन को खत्म करने की बात कही थी, उसके खिलाफ तो कोई केस दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन जो व्यक्ति उनके इस बयान पर सवाल उठा रहा था, उसी के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती। जी हां, अमित मालवीय के खिलाफ धाराएं लगाई जाती हैं 153, 153 ए, 505 यानी नफरत फैलाने, समाज को भड़काने, सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप लगाए जाते हैं। अमित मालवीय हाईकोर्ट पहुंचते हैं, वहां गुहार लगाते हैं। मामला मद्रास हाईकोर्ट की मधुर बेंच के पास पहुंचता है। न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने पूरे धैर्य से पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना और इसके बाद जो फैसला आया वह केवल एक एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं था, वह भारतीय इतिहास, संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच की परिभाषा पर एक साहसिक और ऐतिहासिक न्यायिक दस्तावेज बन गया है मित्रों। और इसीलिए देश के सारे सनातनियों को इस निर्णय को जानना और समझना जरूर चाहिए। कोर्ट ने सबसे पहले उस मूल भाषण को देखा जिसमें मंत्री ने कहा था, डेंगू, मलेरिया, कोरोना को जैसे मिटाना पड़ता है वैसे ही सनातन को भी मिटाना चाहिए। कोर्ट ने तमिल शब्द ओझिप्पू यानी उन्मूलन के अर्थ पर लंबी चर्चा की और कहा कि उन्मूलन केवल विचारों को खत्म करने का शब्द नहीं है। इसका अर्थ किसी व्यवस्था को खत्म करना है, संस्कृति को खत्म करना है और अंततः उस विचार को मानने वाले लोगों के अस्तित्व पर भी प्रहार होता है। कोर्ट ने यहां तक लिखा कि अगर किसी धर्म को खत्म करने की बात की जाए तो वह कल्चर साइड या धर्म संघार जैसी सोच के करीब करीब पहुंच जाती है। इसके बाद कोर्ट ने याद दिलाया कि इन्हीं मंत्री उदयनिधि के इसी भाषण पर मार्च 2024 में मद्रास हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि उनका यह बयान हेट स्पीच है और यह हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण ही है। मित्रों, इसी घृणास्पद भाषण पर 3 लोगों ने उदयनिधि स्टालिन को पद से हटाने की मांग भी कोर्ट से की थी। जिस भाषण पर अमित मालवीय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। मतलब यह भाषण पहले से ही अदालत की नजर में आपत्तिजनक और घृणास्पद ठहराया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद राज की कठपुतली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। फिर कोर्ट ने सवाल भी उठाया कि जब मूल भाषण ही नफरत भरा है तो उस पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति अपराधी कैसे बन सकता है। क्या लोकतंत्र में किसी मंत्री के बयान पर असहमति जताना गुनाह हो जाता है? कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला भी दिया और स्पष्ट किया कि 153 ए और 505 जैसी धाराएं तभी लगाई जा सकती हैं जब दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने की साफ साफ नीयत हो, हिंसा भड़काने की मंशा हो और सार्वजनिक शांति भंग करने का वास्तविक खतरा मौजूद हो। यहां पर तो अमित मालवीय ने न किसी को हिंसा के लिए उकसाया है, न किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई है, बल्कि केवल मंत्री के बयान पर सवाल ही तो पूछा है। और फिर न्यायमूर्ति श्रीमती ने वह टिप्पणी लिखी जो इस फैसले की आत्मा बन गई। उन्होंने कहा, दुख की बात है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उन्हें छोड़ दिया जा रहा है और जो लोग नफरत के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें ही कानून के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मित्रों, तमिलनाडु पुलिस ने भी कोर्ट में सवाल उठाया था कि अगर राज्यपाल और बीजेपी सनातन पर बोल सकते हैं तो राज्य का मंत्री क्यों नहीं बोल सकता। ये तमिलनाडु पुलिस ने अपने जवाब में कोर्ट में दाखिल किया था और पुलिस के इसी जवाब पर कोर्ट ने राज्य की पुलिस को भी जम करके लताड़ा और कहा कि पुलिस के जवाब में खुद राजनीतिक झुकाव झलक रहा है। न्यायालय ने साफ साफ कहा कि जांच अधिकारी का इस तरह राजनीतिक पक्ष लेना
अत्यंत अशोभनीय और निंदनीय है। कितनी कड़ी और कितनी कठोर टिप्पणियां की हैं हाईकोर्ट ने मित्रों, यह आप जान रहे होंगे। और अंततः कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर कानून का सीधा सीधा दुरुपयोग है, राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और इसमें अपराध के आवश्यक तथ्य ही मौजूद नहीं है, और इसलिए हाईकोर्ट ने पूरी एफआईआर को ही रद्द करने के आदेश दे दिए। लेकिन मित्रों, इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं है। मंत्री को मंच से धर्म मिटाने की छूट नहीं दी जा सकती और नागरिक को सवाल पूछने पर अपराधी नहीं बनाया जा सकता। यह फैसला केवल एक व्यक्ति को राहत नहीं देता है, यह लोकतंत्र की आत्मा, धार्मिक सहिष्णुता और न्यायपालिका के साहस का जीता जागता प्रमाण है। मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक और तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका पर, इसी हेट स्पीच वाले मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.बी. नागरत्ना थी, उन्होंने 28 अप्रैल 2023 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ऐतिहासिक और अत्यंत कठोर निर्देश भी जारी किया था। इस निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जैसे ही और जब भी कोई ऐसा भाषण या कोई ऐसा कृत्य हो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 295A और 505 आदि के अंतर्गत अपराध बनता हो, तो पुलिस को बिना किसी शिकायत की प्रतीक्षा किए स्वयं संज्ञान लेकर, यानी सुओ मोटो, तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और अपराधियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश भी दिया कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि कानून के अनुसार यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी थी कि इन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट, टाल मटोल या निष्क्रियता को इस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। अब जरा सोचिए मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के इतने स्पष्ट और सख्त निर्देशों के बावजूद और उसके बाद भी जब मद्रास हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने 6 मार्च 2024 के अपने निर्णय में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के इसी सनातन उन्मूलन वाले भाषण को खुलकर के हेट स्पीच, हिंदू समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाने वाला बयान घोषित कर दिया था, तब भी आज दिनांक तक तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं की है। तो फिर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उस समय राज्य की पुलिस क्या कर रही थी जब स्वयं उच्च न्यायालय ने उस भाषण को घृणास्पद और वैमनस्यता फैलाने वाला माना था। तो मंत्री स्टालिन के विरुद्ध कानून ने अपना शिकंजा क्यों नहीं कसा? और अब इस ताजा निर्णय जो हाईकोर्ट ने अभी भी दिया है कि तमिलनाडु पुलिस की राजनीतिक मंशा पर भी तो गंभीर प्रश्न लगा दिए हैं। तो क्या सचमुच तमिलनाडु पुलिस अब स्टालिन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी, या फिर मुख्यमंत्री का पुत्र होने के नाते वे देश के कानून से ऊपर ही बने रहेंगे, चाहे वह कितना ही घृणास्पद, विभाजनकारी और समाज को तोड़ने वाला भाषण ही क्यों न देते रहे? मित्रों, देखना यह भी है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किन किन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ करता है, क्योंकि हाईकोर्ट, दोनों हाईकोर्टों ने उनके भाषण को घृणास्पद माना है। मित्रों, यही प्रश्न इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा और सबसे सहज प्रश्न भी है। यह प्रश्न केवल पुलिस से नहीं, केवल सरकार से नहीं, बल्कि उन सभी लोगों से भी उत्तर मांगता है जो संविधान को हाथ में उठाकर घूमते रहते हैं और खुद को लोकतंत्र का रक्षक भी बताते हैं। और शायद यही इस देश के कानून, इसकी न्यायपालिका और इसके लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। मित्रों, आपके इस निर्णय के बारे में क्या विचार है? क्या हाईकोर्ट द्वारा स्टालिन के भाषण को हेट स्पीच ठहराए जाने के बाद तमिलनाडु पुलिस सच में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पाएगी, या फिर कानून एक बार फिर सत्ता के सामने मौन खड़ा रह जाएगा? या क्या हेट स्पीच पर कानून सिर्फ आम नागरिकों के लिए ही है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।